गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने थ्रियो और इरिथ्रो डायस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ये कोई भी रेसिमिक मिक्सचर को अपन कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। अतः रेसिमिक मिक्सचर हम किसे कह रहे थे, जिसमें डी व एल समावयवी एक साथ मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। अब डी और एल रूप को अलग अलग करना, ठीक है, मिक्सचर में से, वो क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर का वियोजन। ठीक है। रेसिमिक मिश्रण में दोनों प्रकाशिक समावयवी डी तथा एल बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस मिश्रण से दोनों समावयवी को पृथक करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कहा जाता है। चूंकि इन प्रतिबिंब रूपी समावयवियों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः इन्हें सामान्य विधियों से, जैसे परभाजी आसवन, परभाजी क्रिस्टलन आदि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इनके पृथक्करण की कुछ विशेष विधियाँ होती है। ठीक है। अब अपन विधियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेथड अपन यूज लेकर के रेसिमिक मिक्सचर का अपन वियोजन या रिजोल्यूशन कर सकते हैं। पहली विधि है मैकेनिकल सेपरेशन अर्थात यांत्रिक पृथक्करण। सर्वप्रथम 1848 में पाश्चर ने इस विधि का द्वारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण का वियोजन किया था। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि डीएल मिश्रण में उपस्थित डी व एल समवयवों के क्रिस्टलों की आकृति समान नहीं होती। अतः प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी से चुन चुन कर अपन डी व एल समवयवों को पृथक कर सकते हैं। अब जो यांत्रिक मेथड थी वो इस पर बेस्ड थी कि अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा डी व एल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डी और एल समवयव की क्या जो साइज होती है क्रिस्टलों की, वो समान नहीं होती है। अतः अगर अपन माइक्रोस्कोप के नीचे चिमटी लेकर इन दोनों क्रिस्टलों को सेपरेट कर सकते हैं, और ये विधि असफल रही। नेक्स्ट देखते हैं जैव रासायनिक विधि कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1858 में पाश्चर द्वारा ही किया गया। इस विधि के अनुसार जब कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, कवक तथा जीवाणु आदि को रेसिमिक मिक्सचर के विलयन में विकसित किया जाता है, तो ये एक रूप अर्थात डी या एल को खाकर नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा रूप शेष बच जाता है, जिसे पुनः क्रिस्टलन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें कि जब अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में अगर अपन पेनिसिलियम ग्लोकम नामक क्या कवक डालते हैं, तो कुछ समय पश्चात क्या डी अमोनियम टार्ट्रेट नष्ट हो जाता है, जबकि एल बचा रह जाता है। ठीक है। अब बायोकेमिकल जो मेथड थी, पाश्चर ने क्या किया था, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कवक या फंजाई डाल देता। अब ये बैक्टीरिया, कवक और फंजाई क्या करते हैं, डी या एल में से कोई एक को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक जो रूप है वो शेष बच जाता है। ठीक है। जैसे कि अमोनियम टार्ट्रेट का जो रेसिमिक मिक्सचर था, उसमें पाश्चर ने क्या डाला था, पेनिसिलियम गोल्कम जो एक कवक होती है। ठीक है। तो कुछ समय पश्चात क्या था, जो डी अमोनियम टार्ट्रेट था वो तो नष्ट हो गया था, और पीछे क्या एल बच गया था। इस विधि का दोष यह है कि इसमें एक ग्रुप क्या हो जाता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इससे विषैले समावयव की पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के लिए विषैले पदार्थ उपयुक्त नहीं होते। ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेलोस हो रहा था, मतलब दोनों रूप में से एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा था। ठीक है। मतलब एक फॉर्म का, एक समवयव का मेलोस हो रहा था, और इसे विषैले समवयव की पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के लिए विषैले पदार्थ युक्त उपयुक्त नहीं होते। नेक्स्ट विधि है केमिकल मेथड। चूंकि विभिन्न समवयवों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसी तथ्य को आधार मानते हुए 1858 में पाश्चर द्वारा इस विधि का भी उपयोग किया गया था। इस विधि का रेसिमिक मिक्सचर के वियोजन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। केमिकल मेथड को सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है। इस विधि में रेसिमिक मिश्रण में उपस्थित प्रतिबिंब समावयवियों को विवरिम रूपी समावयवों में परिवर्तित किया गया था। ठीक है। मतलब जो मिरर इमेज वाले जो आइसोमर्स थे, उसको डायस्टीरियोमर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया, और इन डायस्टीरियोमर्स को मिश्रण से क्रिस्टलन, आसवन, विलेयता आदि विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। इन विभिन्न रूपी समावयवों के जल अपघटन द्वारा अपन शुद्ध प्रतिबिंब रूपी समावयवों को क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखते हैं अपन कि सबसे पहले डी और रेसिमिक मिक्सचर है, प्रतिबिंब रूपी है। ठीक है।
अब इनके क्या होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं, पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन इनको लवण को किस में रूप में कन्वर्ट किया गया, विभिन्न समावयवी में। अर्थात मिरर इमेज वाले थे पहले, उनको अपन डायस्टेरियोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इनके क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट होते ही इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब रूपी में तो उनके भौतिक गुण समान थे, लेकिन जैसे इनको डायस्टीरियो आइसोमर्स में कन्वर्ट किया गया, इनके क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टी डी और एल की अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब हम इन्हें ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर में एल ब्रूसिन सार मिलाया जाता है, तो दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे डी अम्ल एल सार और डी अम्ल एल सार, ठीक है। जैसे जल में इन लवणों की विलेयता में अंतर से इन्हें प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। इन लवणों का तनु H2SO4 द्वारा जल अवघटन करने पर डी तथा एल अम्लों को अलग किया जा सकते हैं, ठीक है। जैसे डी अम्ल व एल सार है, और एक है एल अम्ल और एल सार, ठीक है। तो दोनों की क्या होती है, सोलिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। पहले अगर अपन डी अम्ल और एल सार का जब जल अपघटन करवाते हैं, तो क्या बनता है, एक तो डी अम्ल तथा डी लैक्टिक एसिड बनता है, एल डी लैक्टिक एसिड बनता है, और डी सार है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार अगर अपन एल अम्ल और एल सार का जल अपघटन कराते हैं, तो एक एल अम्ल बनता है, अर्थात एल लैक्टिक एसिड बनता है, और दूसरा एल सार जो है, एल ब्रूसिन जो हमने डाला था रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, ठीक है, वो भी सेपरेट हो जाता है। वापस से देखिए, ठीक है, कि जब हम लैक्टिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर में एल ब्रूसिन सार मिलाते हैं, तो एल ब्रूसिन सार क्या करेगा, डी अम्ल के साथ भी अटैच हो जाएगा और एल अम्ल के साथ भी अटैच हो जाता है, ठीक है। तो डी अम्ल के साथ अटैच होकर के क्या बनाएगा, पहला लवण डी अम्ल और एल सार, और दूसरा लवण बनाएगा एल अम्ल और एल सार। अब इन दोनों का क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन जैसे ही करवाएंगे, तो जो ब्रूसिन सार अटैच हुआ है वो अलग हो जाएगा, और जो दोनों रेसिमिक मिक्सचर हैं, डी और एल फॉर्म, वो दोनों अलग हो जाएंगे। इस विधि द्वारा अम्ल व सारों के अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल आदि के रेसिमिक मिक्सचर का भी अपन वियोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है अधिशोषण स्तंभ वर्णलेख की विधि, जिसे एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1939 में हेंडरसन और रूल ने इस विधि का प्रयोग किया था। उस विधि के आधार यह है कि जब रेशमी मिश्रण के विलयन को अधिशोषक पर डाला जाता है, तो एक समयवी की अपेक्षा दूसरा तेजी से अधिशोषित होता है। अब अधिशोषण विधि है, ठीक है, तो क्या होगा, अधिशोषण होगा, ठीक है। अब जैसे किसी भी रेशमी मिश्रण के विलयन को अगर अपन अधिशोषक डालेंगे, अधिशोषक का मतलब जो किसी भी सॉल्यूशन को या पार्टिकल्स को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो रेशमी मिक्सचर को अगर या उसके विलयन को अगर अपन इसके ऊपर अधिशोषक पर डालते हैं, तो दोनों में से जो एक रूप है, अर्थात डी या एल में से कोई एक रूप है, वो क्या होता है, इस अधिशोषक पर तेजी से अधिशोषित हो जाता है, ठीक है। इस विधि द्वारा डी एल मिश्रण के पृथक्करण के लिए वर्णलेखी के स्तंभ में कोई उपयुक्त अधिशोषक भर दिया जाता है। इसके पश्चात रेशमी मिश्रण का विलयन वर्णलेखी स्तंभ में डाला जाता है। तो मिश्रण में उपस्थित दोनों समन्वय में से जो तीव्रता से अधिशोषित होता है, वह स्तंभ के क्या ऊपरी ही अधिशोषित हो जाता है, जबकि जो दूसरा समन्वयी है वो नीचे कुछ दूरी पर आकर अधिशोषित होता है। अतः स्तंभ में उपयुक्त विलायक डालने पर कम अधिशोषित समन्वयी स्तंभ से पहले बाहर आ जाता है, और इसे बाद में एकत्रित कर लिया जाता है। इसके पश्चात अधिक तेजी से अधिशोषित होने वाला समन्वयी नीचे आता है, और जिसे एकत्रित कर लिया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है, जैसे अधिशोषण बेस पे कार्य करती है, ठीक है। तो रेशम मिक्सचर के अंदर क्या करेंगे, रेशम मिक्सचर को एक कॉलम के अंदर डालते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम के अंदर। अब क्रोमेटोग्राफी कॉलम में पहले से क्या है, अधिशोषक भरा होता है, ठीक है। इस अधिशोषक पर एक समव्यवी तो तेजी से अधिशोषित होता है, और दूसरा जो समव्यवी वो धीमे धीमे अधिशोषित होगा। अब जैसे ही अपन कॉलम के अंदर इसको डालते हैं, तो जो तेजी से अधिशोषित होने वाला है, वो कॉलम के अंदर ऐसे मिक्सचर डालते ही वो एक रूप है वो अधिशोषित हो जाएगा पहले ही। और जो दूसरा रूप है वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे कॉलम के नीचे जाता है, वो नीचे अधिशोषित होगा, ठीक है। उसके पश्चात अपन कोई भी एक विलायक का यूज़ लेकर उस कॉलम के अंदर डालेंगे, तो जो कम अधिशोषित हुआ है वो पहले अलग हो जाता है, और बाद में जो ज़्यादा अधिशोषित हुआ होता है, वो धीरे-धीरे नीचे आकर के वो भी अलग कर सकते हैं। दोनों को अलग-अलग पात्रों में अपन अधिशोषण के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विन्यास का प्रतिलोपन, जिसे अपन वाल्डन प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसे वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानता है। इम्पोर्टेंट है कि जब किसी ध्रुवण गुणक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पाद में
यदि असममित कार्बन परमाणु का विन्यास प्रारंभिक यौगिक के विन्यास से विपरीत या उल्टा हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्राप्त उत्पाद में यदि असममित कार्बन परमाणु का विन्यास, ठीक है, प्रारंभिक विन्यास से विपरीत या उल्टा हो जाता है, मतलब रिएक्शंस करने से पहले असममित कार्बन का विन्यास अलग था और जैसे रिएक्शन हुई उसका जो विन्यास है वो उल्टे उसके विपरीत हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। अतः इसमें डी समावेशी से एल समावेशी और एल समावेशी से क्या डी समावेशी बनता है। मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले तो मान लो डी था, जैसे प्रोडक्ट बना वो क्या एल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब दोनों के डाइस्टीरियोमर से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि मैलिक एसिड व क्लोरोसक्सिनिक एसिड अम्ल का अंतर परिवर्तन, ठीक है, जैसे मैलिक एसिड की रिएक्शन से अगर अपन PCl5 और KOH से PCl5 से करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोसक्सिनिक एसिड्स के अंदर। देखिए कैसे, सबसे पहले मैलिक एसिड्स के अंदर क्या था यहाँ पर, अगर अपन असमित देखें, ठीक है, मैलिक एसिड की अगर अपन असमितता की बात करें कार्बन की, यह क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है, मैलिक एसिड के अंदर। अब इसकी जो वैलेंसी है चारों देखिए, एक CH के द्वारा कंप्लीट हो रही है, दूसरी OH के द्वारा, तीसरी CH2 COH के द्वारा, चौथी हाइड्रोजन के द्वारा। जैसे इसकी रिएक्शन अगर अपन PCl5 से करवाते हैं तो PCl5 से करवाने के बाद में देखिए जो बाद में जो कायरल कार्बन बना है क्लोरोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, उस कायरल कार्बन की जो जो वैलेंसी जो किसके द्वारा हो रही है, एक तो CH के द्वारा, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी CH2 COH और चौथी क्लोरीन। मतलब जो ये क्लोरीन है, ठीक है, उस OH यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और क्लोरीन अटैच हो जाती है, और पहले के अंदर क्या बना, डी फॉर्म बनी, और दूसरे के अंदर क्या बन गई, एल फॉर्म बन जाती है। और इसके साथ साथ में जो कायरल कार्बन है उसकी जो असमिति है वो भी परिवर्तित हो जाती है, सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है, मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होना, वो क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतिपन्न कहलाता है। अब जब वापस से अपन एल फॉर्म का KOH के साथ में रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, KOH के साथ में जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, इसकी एल क्लोरोसक्सिनिक एसिड तो वापस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी मेलिक एसिड के अंदर, ठीक है। वाल्डन प्रतिपन्न में विन्यास के साथ साथ ध्रुवण घूर्णन भी बदलता है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बदलती है। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी वैसे वैसे क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज होगी। अब अपन देखते हैं कि वाल्डन प्रतिपन्न की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वाल्डन इन्वर्जन। ये वाल्डन प्रतिपन्न SN2 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती हैं। इसमें आक्रमणकारी नाभिक से निष्कासित होने वाले समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है, ठीक है, ध्यान रखना। वापस से इम्पोर्टेंट लाइन है कि नब इस वाल्डन प्रति पहले तो वाल्डन इन्वर्जन क्या है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर SN2 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, आक्रमणकारी नाभिक ने ही प्रतिस्थापन निष्कासित होने वाले समूह के विपरीत दिशा में, मतलब सपोज इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो इधर से वो लिविंग स्पीसीज इसके अपोजिट साइड से लिविंग स्पीसीज बाहर निकलेगी, ठीक है। इससे एक इससे संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 रिएक्शंस के अंदर अपन ने पहले पढ़ा था क्या ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इस संक्रमण अवस्था से निष्कासित होने वाले समूह के निकलते ही नाभिक से इससे जुड़ जाता है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है, जिससे अणु की ज्यामिति क्या पुनः चतुष्फलक के टेट्राहाइड्रल हो जाती है। यह नाभिक से निष्कासित होने वाले समूह के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, अतः प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो किस तरीके से होती है देखिए, ये पहले वाला कंपाउंड था, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सपोज वो कौन सा था, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, ठीक है। अब OH माइनस का अटैक कहाँ से होगा, इस डायरेक्शन से होता है, पीछे वाले से, ठीक है, और जो Cl माइनस है उसका रिमूव इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से नहीं होगा। ये स्टेप होगा स्लो, क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब O तो यहाँ से एंटर होगा इसके Cl के ऑपोजिट साइड से, ठीक है, और Cl यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, जैसे Cl रिमूव होता है OH यहाँ से एंटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वर्जन कैसे चेंज हो रहा है देखिए, इसके अंदर A था नीचे, ठीक है, और B था इस लेफ्ट साइड में,
ठीक है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो ये जो फॉर्म है ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी, ठीक है, तो ए और डी दोनों नीचे की तरफ आते हैं। अब जहाँ से जब Cl रिमूव होगा तो ये जो साइकिल है वो इस तरीके से रोटेट होगी। तो यहाँ पर ए की क्या पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। जब ए की यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, पहले ये नीचे था, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ए यहाँ पर रोटेट करके क्या इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट बनता है तो ये वाली फॉर्म बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओ एच का बैक साइड से अटैक किया है, ठीक है, ओ एच ने, और यहाँ पर अटैच हो जाता है। इस वजह से वाल्डन इन्वर्जन के अंदर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और सील यहाँ से बाहर निकल जाती है और एज का अटैचमेंट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने की वजह से। विन्यास का अपरिवर्तन रहना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जब, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास क्या रहता है अपरिवर्तित, कि जब किसी ध्रुवण गौणिक यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद यदि असममित कार्बन परमाणु का विन्यास प्रारंभिक यौगिक के समान हो तो इस विन्यास का परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए एसएन अभिक्रिया, ठीक है, जब SN2 पाथ फॉलो करेगी कोई रिएक्शन तो होगा वाल्डन इन्वर्जन। और अगर कोई रिएक्शन SN1 रिएक्शन फॉलो करती है, ठीक है, तो SN1 रिएक्शंस के अंदर मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैच होने के बाद में भी, ठीक है, उसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, SN2 अगर रिएक्शन होगी तो होगा वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। और अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद में भी उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होना, उसका विन्यास में चेंज नहीं होना। जैसे डी है तो डी रूप ही हमें मिलेगा, एल है तो वापस से हमें एल फॉर्म ही एल से एल फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि ध्रुवण घूर्णक 2 ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया, इसको उदाहरण को हम अपने अगले लेक्चर्स की में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।